गोड़ छुके गोड़ लगा तनी। गुड इवनिंग टू ऑल दी व्यूअर्स। नमस्कार। आज लाइव आने का जो मकसद है, जो पर्पस है, वो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी यूजीसी रेगुलेशंस जो चैलेंज हुए थे, उसमें जो अपना इंटरिम ऑर्डर पास किया है कि जो 2026 का जो रेगुलेशन है उसको हॉल्ट किया जाए, क्योंकि देयर आर फ्यू सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉस। कुछ ऐसे इसमें क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे इसमें प्रश्न हैं जो कि पिटिशनर यानी जिन्होंने ये आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। ऐसे 3 आवेदन हैं और उन आवेदनों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रश्न उठाए गए, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये उचित प्रश्न हैं और इनको सेटल करना, इनका उत्तर प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि जिस मकसद से ये रेगुलेशन पब्लिक डोमेन में आया है, इसको बनाया गया और लागू किया गया है, उसका मकसद पूरा हो सके, उसका पर्पस पूरा हो सके। पिछले वीडियो में हमने पिछला जो मेरा संवाद था सोशल मीडिया का, उसमें अगर आप देखें, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से, क्यों ये जो रेगुलेशन है इसमें इतने सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं और क्या मकसद था इस रेगुलेशन का। मतलब क्या जो चीज़ें कही जा रही हैं पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया के माध्यम से और तरह तरह के प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, क्या वो बेबुनियाद हैं या सच में उसमें कुछ कंसर्न है जो कि शॉर्ट आउट करना, जिनको रिजॉल्व करना अति आवश्यक है। तो आज बेसिकली इस संवाद के माध्यम से, ये जो फेसबुक लाइव मैं कर रहा हूँ या फिर किसी भी अदर प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जहाँ पे भी ये वीडियो स्क्रीन होगा, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जो हमारी जनता है, हमारे जो लोग हैं, उन सभी के सामने, उन सभी के समक्ष सुप्रीम कोर्ट का जो ये इंटरिम ऑर्डर आया है उसका एक समीक्षा यानी उसकी एक एनालिसिस प्रस्तुत करने का भाव रखता हूं। और ये जो मेरा भाव है, जो मैं ये समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष, वो मैं एक लॉ रिसर्चर की हैसियत से, क्योंकि मैं अभी पीएचडी स्कॉलर हूं, शोधार्थी हूं कानून में, और जो मेरा इंस्टीट्यूट है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, अगर कभी आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विजिट किया हो, कभी आप उधर गए हों, अगर आप दिल्ली में रहते हो या फिर किसी काम से भी कभी आप दिल्ली आए हो और आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विजिट किया हो, तो आप देखेंगे कि गेट डी जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसके बिल्कुल अपोजिट में, बिल्कुल ही सामने मेरा इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है। वहीं मैं कानून का शोधार्थी हूँ, वहीं पे मेरी पीएचडी थीसिस का काम मेरा चल रहा है। इसलिए मुझे लगा कि एक शोधार्थी होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं कि इसके ऊपर कुछ अपने जो विचार हैं वो प्रकट करूं, इसकी एनालिसिस एक प्रेजेंट करूं। और ये जो एनालिसिस होगा वो बिल्कुल ही पब्लिक डोमेन में है, तो बिल्कुल ही इसको क्वेश्चन किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो भी आपके सवाल हैं, आप कमेंट के माध्यम से, अगर आप इसको लाइव देख रहे हैं या फिर जब ये लाइव सेशन खत्म हो जाता है और उसके बाद आप देख रहे होते हैं, इस वीडियो को देख रहे हों, तो अपने कमेंट के माध्यम से जरूर सवाल अपने प्रस्तुत करें हमारे सामने। और मैं पूर्णतः अपने टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी, कहते हैं ना,
मैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले तो इस केस के बारे में समझते हैं कि ये जो केस है, इसका जो टाइटल है वह है मृत्युंजय तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स। अच्छा, ये जो केस है ये अकेला केस नहीं था, इस तरीके के 3 रिट पिटिशंस फाइल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में। उन रिट पिटिशंस का जो नंबर है, एक का तो है 101/2026, दूसरा रिट पिटिशन है 108/2026 और तीसरा है 109/2026। ये तीन रिट पिटिशंस फाइल किए गए और इस तीनों रिट पिटिशंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सुना। पहली हियरिंग जो भी हुई इसकी, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने सुना और उस डिवीजन बेंच पे जो 2 जस्टिसेस थे, ऑनरेबल जस्टिसेस, एक तो स्वयं दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी थे, एंड देन जस्टिस जॉय मौल्या बगाची। ये 2 ऑनरेबल जस्टिसेस की एक बेंच थी। इन्होंने सुना इस मामले को। सबसे पहले इसका निष्कर्ष जो आया वो मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन जो है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 2026 का रेगुलेशन है उसको स्टे कर दिया है। फॉर टाइम बीइंग इट हैज बीन स्टेड एटलीस्ट अप टू कम से कम 19 मार्च तक। अभी तो फिलहाल ये स्टेड है क्योंकि 19 मार्च को दोबारा इसकी सुनवाई होने वाली है। और एक सवाल जरूर एक सवाल बिल्कुल ही आ रहा है, या फिर लोग पूछ भी रहे हैं उसके बारे में कि आखिर इतना गैप क्यों। पहली हियरिंग, इस हियरिंग के बाद जो दूसरी हियरिंग होने वाली है वो इतने गैप के बाद क्यों हो रही है 19 मार्च। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि दूसरी हियरिंग जो है वो 19 मार्च को क्यों हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें जो ये 3 पिटिशनर्स थे, इनके अलावा जो अदर पार्टी है उसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की तरफ से। अब भारत सरकार की तरफ से इसलिए क्योंकि ये जो कानून है वो भारत सरकार ने इनकी एग्जीक्यूटिव एक ऑर्गन ने बनाया, द स्टेट। और इसमें जब पिटिशनर्स ने अपना एक एप्लीकेशन फाइल किया है तो उसकी तरफ से जवाबदेही तो सरकार की ही बनती है। तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, काउंसिल सरकार के, और उनके साथ साथ प्राइवेट पार्टीज ने भी, मतलब जो एप्लीकेशन है उसके अगेंस्ट में प्राइवेट पार्टीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और उनकी तरफ से इंदिरा जयसिंह जी वकील थी। ठीक है, ये तीनों लोग थे, मतलब 2 लोग थे पिटिशनर्स की, रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, और पिटिशनर्स की तरफ से वही 3 लोग जिन्होंने ये रेड पिटिशन फाइल किए हैं। अब यहां पे पिटिशनर्स ने क्या वो मुद्दा लेकर आए थे। उनका जो प्रिंसिपल, मतलब सबसे मूल मुद्दा जो था वो ये था कि जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 3, उसमें जो क्लॉज सी है जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है, उसको चैलेंज किया था इन्होंने। उनका कहना था कि ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 का जो क्लॉज सी है जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है, उसको परिभाषित करता है कि जाति आधारित भेदभाव, उसको परिभाषित करता है, वो क्या है, रेस्ट्रिक्टिव है। यानी उसमें बहुत ही कम लोगों को, जो मतलब एक क्लास है जिनको मिलना चाहिए ये प्रिविलेज, उनको भी इसमें एज अ बेनिफिशियरी, लाभार्थी इनको इंक्लूड करना चाहिए, वो नहीं है इसमें। उन्होंने कहा कि ये एक्सक्लूजनरी है। कहने का मतलब है कि जो जनरल कास्ट है यानी अनरिजर्व कैटेगरी, अगर आप सेक्शन 3 के क्लॉज सी को देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ हो सकता है। तो इनका ये कहना है पिटिशनर्स का
कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को भी शामिल किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने इस ऑर्डर में कहा है कि इसको एक कमेटी इसकी गठित कीजिए और उस कमेटी का यही काम होगा कि क्या ये प्रोविजन सच में रेस्ट्रिक्टिव एंड एक्सक्लूजनरी है, मतलब क्या जनरल कास्ट के प्रति भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो ये सच में रिस्ट्रिक्टिव है। तो इस कमेटी का जो कि आदेश में आया है कि एक कमेटी गठन होगी, तो उस कमेटी का यही काम है कि आप पता करिए कि क्या जनरल कास्ट यानी ब्राह्मण्स, राजपूत्स, जो भी जनरल कास्ट हैं, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं है लेकिन जितने भी हैं, क्या उनके खिलाफ कोई जाति आधारित भेदभाव किया जा सकता है क्या। आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट जो एट्रोसिटीज एक्ट है, उसमें साफ साफ है, ये क्लियर है कि SC/STs के अगेंस्ट में तो किया जा सकता है। बिकॉज आप हमेशा सुनते आए कुछ स्टेटमेंट्स जैसे कि चोरी चमारी वगैरह वगैरह, और साथ साथ में आपने और भी चीजें सुनी होंगी जो कि OBC कम्युनिटी के अगेंस्ट भी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक कमेटी का गठन हुआ, कमेटी जैसे मंडल कमेटी के बाद भी एक कमेटी आई 2000, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है समय, बट मैं कमेंट में बता दूंगा कि वो कौन सी कमेटी थी। और उस कमेटी ने कहा कि इंस्टीट्यूशनल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो कैंपसेस हैं वहां पे अदर बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों के साथ भी जातिगत भेदभाव होते हैं। तो उसी कमेटी के रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जो ये रेगुलेशंस आया वो अचानक नहीं आ गया है, जबकि इसकी प्रक्रिया 2025 से ही चल रही थी। तो उस प्रक्रिया में जो जितने भी मतलब रेजोल्यूशंस हुए हैं, जितने भी इनकी बैठकें हुई, सेटिंग्स हुए हैं, उसमें कमेटी ने बकायदा बहुत ही सोच समझकर, शायद उनकी तरफ से सोच समझकर अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी सेक्शन 3 क्लॉज C में इंक्लूड किया, उनको शामिल किया कि भाई SC/STs के अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस के प्रति भी जातिगत भेदभाव किया जा सकता है, जाति आधारित भेदभाव किया जा सकता है। तो पैटिशनर्स हैं, उनका कहना है कि सिर्फ यहीं तक क्यों, क्या एक जनरल कास्ट के अगेंस्ट में जातिगत भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि मैं आजकल देख रहा हूं सोशल मीडिया पे कि एक स्टेटमेंट आजकल चल रहा है कि कैंपसेस में जो जनरल कास्ट है उनके प्रति एक स्लोगन दिखाया जाता है, चलाया जाता है, वह है तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जीवते जर। ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये कास्ट बेस्ड डेरोगेटरी स्टेटमेंट है? इसको एग्जामिन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसा कि ऑब्जेक्टिव में, इस रेगुलेशन के ऑब्जेक्टिव में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और फर्दर कहा गया है कि उन डिस्क्रिमिनेशंस के बीच में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ कास्ट आधारित नहीं है, वो जाति आधारित नहीं है, बल्कि वो लिंग के आधार पे भी हो सकता है, वो क्षेत्र के आधार पे भी हो सकता है, वो आपके कास्ट के आधार पे हो सकता है, रिलीजन के आधार पे हो सकता है, डिसेबिलिटी के आधार पे हो सकता है। तो बहुत सारे आधार दिए गए हैं। अगर आप देखें तो इन सभी में इन सभी किसी आधारों पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो एक बच्चा बिल्कुल इसकी शिकायत कर सकता है। मतलब अभी फिलहाल तो ये जो रेगुलेशन है वो सस्पेंडेड है, बट मैं आपको बता दूं रेगुलेशंस के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो जो एप्लीकेशन फाइल हुई है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
जो ये कहा है कि कमेटी का गठन करिए और जो पेटिशनर्स हैं उनका जो मामला है किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, ठीक है, वो एग्जामिन करने की जरूरत है। और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि भाई जो ये सेक्शन 3 है और इसका क्लॉज सी है उसको देखा जाए। उसके बाद फर्दर कहा गया है कि इसमें तो ये प्रिजम्पशन है, क्योंकि सेक्शन 3C में ये तो प्रिजम्पशन है कि अगर एक कास्ट यानी जनरल कास्ट जो है, हालांकि अदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस भी प्रोटेक्टेड है एज पर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेगुलेशन। जो रेगुलेशन की ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्यता है, उसके अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस भी अगर आप देखें तो प्रोटेक्टेड है। लेकिन इनका सवाल यह है कि उनको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। उनका यह भी कहना है कि सेक्शन 3 क्लॉज सी को अगर आप पढ़ें तो उसमें यह प्रिज्यूम्ड है, ये एक लीगल प्रिजम्पशन हो गया है एक तरीके से कि जो जनरल कास्ट है, जो अपर कास्ट है, वही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता है। और उनका कहना है कि ये एक अनफाउंडेड यानी बिना किसी अनफाउंडेड मतलब कोई बेस नहीं है इसका, बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर एविडेंसेस नहीं है कि मतलब हमेशा से जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो जनरल कास्ट भी ही करता है। उनका यह भी कहना है कि आप SC/ST एक्ट उठाकर देखें और उसमें दायर किए गए केसेस को देखें, आपको ऐसा भी दिखता है कि उसमें जो दायर किए गए केसेस हैं उनमें सबसे ज्यादा जो केसेस जिनके खिलाफ है वो जनरल कास्ट से नहीं आते। तो ये सारी संभावनाओं के साथ जो एप्लीकेशन फाइल किया है उसके प्रति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये प्राइमा फेसाई एक ओपिनियन बनाया और उनको लगा कि शायद हो सकता है कि ये एक्सक्लूजनरी और रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है। लेकिन उन्होंने कोई ठोस ऐसा नहीं कहा है कि ये बिल्कुल है ही, बल्कि उन्होंने कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको एक कमिटी का गठन किया जाए और इसमें देखने की जरूरत है। नाउ उसके बाद अगर आप देखें फर्दर उन्होंने कहा है कि ये जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ मतलब सेक्शन 3 क्लॉज सी जो है, उनका ये कहना है कि देयर इज नथिंग टू प्रूव, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट, क्योंकि देखिए कोई भी एक्ट हो, कोई भी लॉ हो, ठीक है ना, लॉ में आपके एक्ट्स भी आ जाते हैं यानी जो पार्लियामेंट बनाती है, ऑर्डिनेंसेस भी आ जाते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास होता है, साथ साथ में रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ये सारी चीजें आ जाती है एक्ट में, प्रेसिडेंट्स वगैरह वगैरह। और कोई भी एक्ट सही है या नहीं है उसके कुछ पैमाने हैं तय करने के, और उसमें से एक पैमाना है आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 जो है। अगर आप किसी भी कैटेगरी को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को और किसी भी इंडिविजुअल को एक सेपरेट क्लास मान के चलते हैं, यानी जैसे कि ये जो सेक्शन 3 है उसमें जो सी है, क्लॉज सी है, उसमें SC/STs एंड OBCs को एक सेपरेट क्लास ही तो माना गया है ना, कि इनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत इसलिए है क्योंकि इनके अगेंस्ट भेदभाव हो सकता है, कास्ट बेस्ड, जाति आधारित भेदभाव किया जा सकता है। तो आर्टिकल 14 जो है, अनुच्छेद 14, वो कहता है कि जब भी आप, मतलब उसके इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ये बातें आई हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के माध्यम से, कि जब भी आप इस तरीके के एक स्पेशल क्लास क्रिएट करते हैं, उसकी आपको आजादी है, लेकिन आपको कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। वो क्या प्रूव करनी पड़ेगी कि जो ऑब्जेक्टिव है आपका अचीव करने का, पर्पस है, पर्पस क्या है इसमें कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यही पर्पस है।
और उसके साथ साथ दूसरा आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो जो ऑब्जेक्टिव है वो जो इसका रैशनल एंड रीजनेबल नेक्सस उसका होना चाहिए किसके साथ? प्रोविजन के साथ। मतलब आपने इस तरीके की क्लास क्रिएट कर दिए, लेकिन जो इसका रैशनल है, इसके पीछे का कारण है, उसका और ऑब्जेक्टिव का दोनों का एक कनेक्शन होना चाहिए। वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इस तरीके की क्लास का निर्माण करना जरूरी था। अब इसमें ये बेसिकली एक प्रोसीजरल अगर आप देखें मैकेनिज्म है जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, ऐसा एप्लीकेंट्स का कहना है। तो उसके बाद ये है जो दूसरा अगर आप देखें, दूसरा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्कस किया है वो ये है कि क्लॉज 7D, यानी इसमें फर्दर अगर आप देखें इस पूरे एक्ट को पढ़ेंगे, अगर रेगुलेशन को पढ़ें, उसमें क्लॉज 7D की बात की गई है जो कि एलोकेशन ऑफ हॉस्टल्स, क्लासरूम्स, मेंटरशिप ग्रुप्स और सिमिलर एकेडमिक और रेसिडेंशियल अरेंजमेंट्स, उसकी बात की गई कि सेपरेट की जानी चाहिए। तो उनका ये कहना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आप अपने इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से एक दीवार खड़ा नहीं कर रहे हैं दो ग्रुप्स के बीच में? इसको भी चैलेंज किया इन्होंने। कहने का मतलब है कि ये जो एक्ट है वो कहता है कि आप सेपरेट रेसिडेंशियल फैसिलिटीज, मेंटरशिप, यहां तक कि मेंटरशिप, इस तरीके की बातें अगर की गई हैं इस प्रोविजंस में, इस रेगुलेशन में, उसको चैलेंज किया है इन्होंने। नाउ उसके बाद एक फर्दर इसमें बात चल के आई है कि रैगिंग को आपने ओमिट क्यों कर दिया है, यानी जो टर्म रैगिंग है उसको आपने इसमें डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन में क्यों नहीं ऐड किया है। रैगिंग भी तो एक सीरियस इशू है, जो जितने भी अपने ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो कैंपसेस हैं उसमें रैगिंग अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने इस तरीके के, फिर हुआ क्या कि ये सारे जो डिस्कशंस हुए हैं इसके बेसिस पे अगर आप देखें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम देखने को मिलती है इसमें। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट किया कि जो यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 को अभी फिलहाल के लिए हॉल्ट पे रखा जाए, यानी इसके एग्जीक्यूशन को पॉज कर दिया जाए, अभी ये एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। और ये उन्होंने अपने इनहेरेंट पावर्स जो हैं, जो आर्टिकल 142 में दिए गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को टू डू द कंप्लीट जस्टिस, उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए ये डायरेक्शन दिया है। और साथ साथ में ये भी कहा है कि यूजीसी का जो 2012 का रेगुलेशन है उसको कंटिन्यू अभी फिलहाल के लिए रखा जाए, क्योंकि ये जो रेगुलेशन था 2026 वाला, उसने एक तरीके से 2012 वाले को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब कहा गया कि 2012 वाला जब तक इसके ऊपर पूरा डिसीजन नहीं आ जाता तब तक 2012 वाला ही ऑपरेटिव रहेगा, वही चलता रहेगा। अब ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि ये एक फाइनल डिसीजन नहीं है, ये एक फाइनल डिसीजन नहीं है, ये एक इंटरिम डिसीजन है जो कि सब्जेक्ट टू, मतलब इसमें एक्चुअली ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि भाई ये एक्सक्लूजनरी है या रिस्ट्रिक्टिव है, बल्कि हाँ
पिटिशनर्स ने अपने आर्गुमेंट के माध्यम से कोर्ट के माइंड में ये एक डाउट, रीजनेबल डाउट क्रिएट कर दिया था कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो प्राइमा फेसी उन्होंने ये शायद उनके दिमाग में ये डाउट क्रिएट कर दिया, तो उसी प्राइमा फेसी सस्पेशन के माध्यम से को नजर रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है और उस इंटरिम ऑर्डर में कहा कि एक कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी का गठन करके इसको रिविजिट और रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि जो डाउट्स हैं पिटिशनर्स के वो कहीं ना कहीं वैलिड हैं। मैंने अपने पुराने वीडियो में, पुराना जो मेरा एक लाइव सेशन था जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था, उसमें डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन को भी डिस्कस किया था। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन प्रॉब्लमेटिक तो है, क्योंकि काफी ओपन एंडेड है। साथ साथ में जो ये पिटिशनर्स हैं उनका जो चैलेंज है कि सेक्शन 3C को भी रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक्सक्लूजनरी है और रिस्ट्रिक्टेड है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात कह दी है कि एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी का काम यही होगा कि इन प्रोविजंस को रिविजिट करे। और जब 19 मार्च 2026 को दोबारा ये मैटर आएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, तब ये देखा जाएगा कि ये कितना सही है और गलत है। हो सकता है उस दिन भी ये डिसाइड ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस होगा। मैं हमेशा से कहता हूं कि किसी भी कानून का मकसद सिर्फ एक ही होता है, वो ये होता है कि आप समाज में एक शांति व्यवस्था स्थापित करें। अगर कोई भी कानून समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने में सक्षम नहीं होता, तो उससे होता ये है कि उस कानून का जो पर्पस है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए जब से ये रेगुलेशन आया था तब से क्योस मचा हुआ था हर जगह। अच्छा हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाया है, और स्टे लगाने के बाद कम से कम 19 तारीख तक तो हम इसका इंतजार करेंगे ही। 19 मार्च 2026 तक हम इंतजार करेंगे, और इसके बाद हमें समझ में आने वाला है कि वेदर दी सस्पिशन एंड डाउट्स रेज्ड by the petitioners in this particular writ petitions, in these 3 writ petitions, are valid or not. देखिए, किसी भी इस तरीके के एक्ट्स का पर्पस बहुत ही बड़ा होता है, और यूनिवर्सिटीज में अगर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो, और किसने कह दिया कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कास्ट के बेसिस पे हो सकता है? अब कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को अगर लोग सोशल मीडिया पे एक मुद्दा बनाकर अपना पॉलिटिक्स साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो, क्या जेंडर के आधार पे, चाहे रंग रूप के आधार पे, चाहे क्षेत्र के आधार पे, चाहे भाषा के आधार पे, है कि नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, किसी भी आधार पे अगर कैंपसेस में डिस्क्रिमिनेशन हो, तो फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का कोई मतलब रह नहीं जाता है। आप ये समझिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो उस श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि वो कल तैयार करते हैं इस देश का, किसी भी देश का। और हमारा देश एक मल्टी लिंग्विस्टिक
मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी आइडेंटिटी, मल्टी कास्ट, मतलब एक डाइवर्स एटमॉस्फेयर है हमारे देश में। अगर कोई भी कानून उस डाइवर्स एटमॉस्फेयर में पॉइजन भरता है तो मुझे लगता है कि इस तरीके के कानून को रिविजिट करने की जरूरत है। मैं ये भी देख रहा हूं कि जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको स्टे किया है तब से और भी चीजें सामने आ रही हैं, और भी मतलब जो जहर है लोगों का, जो कि पॉलिटिक्स साध रहे थे अपना और उनको अब मौका नहीं मिल रहा है, तो वो और तरीकों से अपना जहर जो है उगल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और उनसे ये सवाल भी करूंगा कि आप कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ठीक है, आपने एक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोटेस्ट किया जिससे कि बिल्कुल सही, रीजनेबल था ये पूरा का पूरा जो आपका मामला है, बट अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको स्टे कर दिया है, तो अब क्या परेशानी है भाई? अब तो शांत बैठ जाओ, अब तो कम से कम इंतजार कर लो कि 19 मार्च 2026 का इंतजार कर लो। उस दिन कुछ चीजें सामने निकल के आ जाएंगी, तब तक कमेटी भी। और हाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इतना समय क्यों ले लिया भाई। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि इतना समय क्यों ले लिया, मतलब वैसे तो मैटर जो है वो हर तीसरे दिन 5वें दिन लिस्ट हो जाता है, इसमें आपने 2 महीने का समय, 2 महीने के आसपास का समय क्यों ले लिया? तो इसका कारण यही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने इंटरिम ऑर्डर में ये ओरल ऑर्डर्स के माध्यम से भी और वैसे भी ऑब्जर्व किया है कि एक कमेटी का गठन हो, तो कमेटी को तो थोड़ा तो समय देंगे ना आप स्टडी करने के लिए। अब जल्दी हो जाता है, कमेटी अपना रिपोर्ट नहीं देती तो फिर ऐसे भी तो लैंगर ही होता है ये। तो ये इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें समय लेके ये निर्देश दिया है कि आप, मतलब सरकार को ये निर्देश दिया है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को ये कहा कि आप एक कमेटी का गठन करिए, गठन करके उसमें सारे समुदाय के लोगों को रखिए और इसके ऊपर इस पूरे प्रोविजंस को, इसका एक्ट को विजिट करिए। रिविजिट करने की जरूरत है, और एक बार आप रिविजिट कर लें तो फिर से आप अपना रिपोर्ट लेकर यहाँ पे आए और फिर उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, मतलब अपना कॉग्निजेंस लगा के ही, ऑफ कोर्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह बिहेव करें, और क्योंकि ये पॉलिटिक्स बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है, लेकिन जो इसका इफेक्ट होगा वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। और लॉन्ग लास्टिंग अगर नेगेटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से कोई भी इफेक्ट जनरेट होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो उससे मतलब अगर हमें उसका मतलब खामियाजा ना भुगतना पड़े तो हमारे आने वाले जनरेशन्स को भुगतना पड़ जाएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम एक्ट कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसके कॉज एंड इफेक्ट को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसी कॉज एंड इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कार्य को करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यही डिस्कस किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ये इंटरिम ऑर्डर आया इस पूरे यूजीसी रेगुलेशंस वाले केस में, उसको समझना और उसको सही समझना कितना इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए भी सेलिब्रेट करना बहुत ही, इट विल बी टू अर्ली टू सेलिब्रेट, क्योंकि इसमें कहीं कोई ठोस, मतलब कोई ऑपरेटिव, मतलब अगर आप देखा जाए तो रेगुलेशंस को बस स्टे किया है, किसी प्रोविजन को, रेगुलेशन के किसी प्रोविजन को स्ट्रक डाउन नहीं किया है कि ये गलत है या सही है। इसमें बस इसके ऑपरेशन को स्टे कर दिया है, और कुछ क्वेश्चंस, वैलिड क्वेश्चंस रेज हुए हैं, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको सही करने के लिए, उनको मतलब करेक्ट करने के लिए, उनका आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक कमेटी का गठन करने के लिए सरकार को एक आदेश दिया है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी सरकार है एक अच्छे कमेटी का गठन करके, जहां पे कि सबका रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है, एक अच्छे समाज, क्योंकि वो जो रिपोर्ट देगी वो कल
हमारा कल, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारा कल होगा उसको डिसाइड करने वाला है। इसलिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम इस चीज़ को देखते हैं। और मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि कृपया करके आप इस वीडियो को शेयर करिए और खुद भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से इस बात को भी स्प्रेड आउट करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में कि लड़ाई झगड़ा में तो कुछ रखा नहीं है ना, संबंध ही बिगड़ते हैं। हमें एक एकजुट भारत बनाना है, एक समृद्ध भारत बनाना है। और जो ये हमारा एक विज़न है कि 100 साल का जब हमारा देश हो जाएगा 2047 में, 2047 में, तो हम भी अपने आप को एक विकसित देश के रूप में देखेंगे। और विकसित देश जो होगा वो इसकी इकाइयों से बनेगा, चाहे वो पंचायत लेवल की इकाई हो, चाहे वो जिला लेवल की हो, ठीक है, चाहे वो राज्य लेवल की हो। और उन इकाइयों का जो आत्मा है वो यहाँ की जनता है, जो लोग रहते हैं वहाँ पे, वही अपना वोट का पावर एक्सरसाइज करके ही तो सारा डिसीजंस करवाते हैं। तो हम जब इस पूरे डेमोक्रेसी की आत्मा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग, अगर हम भारत के लोग इसकी आत्मा हैं, तो हमारा दायित्व है ना ये कि हम इसकी आत्मा को जिंदा रखें और ताकि हमारा देश जो है वो विकसित हो। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें कुछ डाउट्स को क्लियर किया मेरी बातों ने। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कहा जो कि इस ऑर्डर में नहीं है या फिर इनवैलिड है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मेरे इस सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट करिए और आप उसका जवाब मैं दूंगा, या फिर अगले उसमें भी जवाब दूंगा मैं आपसे। तब तक लिए नमस्कार।